हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और जैसा कि देख पा रहे हैं मैं भी अच्छा हूं। 69 का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। 30 सितंबर का एग्ज़ाम है आप लोगों का, इसलिए मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि हर एक विद्यार्थियों का जो भी एग्ज़ाम में बैठे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करें। दुआ तो मेरी सबके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट उसमें पास हो ही जाएंगे, ठीक है। और इसका कई कई कारण है। स्टूडेंट, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ जो 7-8 में आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि एक वट वृक्ष है, विशाल वट का पेड़ है। और यह जो वट का पेड़ है यह इतना विशाल हो चुका है, आप लोग गांव घर में आप लोग देखते होंगे। वट का वृक्ष है और इस वट वृक्ष के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे घास फूस होते हैं, पौधे भी होते हैं छोटे छोटे। ओके, ये सब भी आप लोग देखते होंगे। तो इसमें से कह रहा है कि कुछ जो पौधा है, कुछ पौधा पश्चाताप कर रहा है कि मैं इस वट वृक्ष के नीचे अगर पैदा नहीं होता तो मैं भी इस वट वृक्ष की तरह महान होता, क्योंकि इसकी महानता के नीचे मेरी महानता दब गई है। लेकिन ये वृक्ष क्या करते हैं कि सिर्फ पश्चाताप करके ही रह जाते हैं। ओके, ये वृक्ष सिर्फ पश्चाताप करके ही रह जाते हैं। इस वृक्ष ने आगे कोई प्रयास किया नहीं। एक दूसरा जो पौधा है यह कह रहा, चलो भाई अच्छा बात है कि इस महान वट वृक्ष के नीचे हम लोग पैदा हुए, सौभाग्य है मेरा कि मुझे यहाँ दाना पानी सब कुछ तो मिल ही रहा है, क्या जद्दोजहद करने से क्या लाभ। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इस आलीशान पौधे के वृक्ष से बाहर निकलते हैं और अपनी महानता को साबित करते हुए इस वृक्ष से भी बड़ा बन जाते हैं। ओके, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे पास तो दिन भर क्वारी होते रहता है, ढेर सारे स्टूडेंट भी आते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं, तीसरी जगह से पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ही स्टूडेंट, अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट मैं 2 ही स्टूडेंट को देखता हूँ जो अगर मेरा क्लास 7 बजे शुरू है तो वह 7 बजे ही पहुँचेगा, ठीक है। अब सेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। वो पौधा क्या कर रहा है, वो पौधा इस वृक्ष से आगे निकलने वाला है। दुआएं तो इस पेड़ ने सबके लिए की होगी, लेकिन सभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। इसलिए सोचना और करना दोनों में अंतर होता है। जो सोचने के बाद करने पर उतारू हो जाता है वह आगे बढ़ता है, इस वट वृक्ष की तरफ महान बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग भगवान बुद्ध को पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध एक राजघराने से थे और अगर भगवान बुद्ध घर से बाहर नहीं निकलते तो आज हम लोग भगवान बुद्ध का अध्ययन भी नहीं करते हैं। इतिहास में या पर डे कितने ही लोग पैदा होते हैं, कितने ही लोग मर जाते हैं, कितने लोगों के इतिहास को हम लोग याद रखते हैं। हमारे गांव में कितने लोग मर गए, मेरे दादाजी जब कर गए तो दादाजी को याद कौन करते, सिर्फ हम करते हैं। मेरे आस पड़ोस के लोग, गांव घर के लोग कभी कभी संयोगवश अगर कुछ बातें होती है याद करते हैं। लेकिन आप में से या मुझ में से कल मैं भी नहीं रहूँगा, ओके, लेकिन कुछ न कुछ स्टूडेंट मेरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे और देखने के बाद वह ज़रूर कहेंगे कि मैंने रावत सर का वीडियो देखा था, मेरा एक क्वेश्चन बना था। उस दिन आप समझ लीजिए कि मैं जीने के बाद भी अमर हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग भी प्रयास करें, बेहतर प्रयास करें, प्रत्येक दिन चलें, अपने रूटीन को फॉलो करें। जिस दिन आप अपने रूटीन को फॉलो करेंगे उस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। जिस दिन आपने अपने रूटीन से बेईमानी की उस दिन आप पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए मैंने ये बातें कही कि दुआएं मेरी सबके लिए हैं।
लेकिन दवा खाता कौन कौन है, डिपेंड इस पर करेगा। टाइमली दवा लेना ये एक रोगी की नियमित व्यायाम है। आप भी अपने व्यायाम को कीजिए। ओके, आइए देखते हैं हम लोग नोवा सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। नोवा सीरीज को हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग को 1856 टू 62 ईस्वी। ठीक है, मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति का जिम्मेवार कौन सा व्यक्ति, तो 1857 की क्रांति का जिम्मेवार कौन है, लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इसी के समय में यह क्रांति हुई। क्रांति का बीज तो पहले से बो दिया गया था, लेकिन इसके समय में जो हम लोग देखते हैं तात्कालिक कारण होना चाहिए, वो तात्कालिक कारण निकल कर आया लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी अधिक एक्सपेरिमेंट किया और अधिक प्रयोग अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए इसके समय में यह क्रांति हो गई। क्रांति होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफ़ी हो हल्ला हुआ। ठीक है, सरकार ने भी मंथन किया। आप लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है उसको आप लोग पढ़िए, और उसको पढ़ने के दौरान आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद मंथन होना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रिटेन के हाथ से एक कॉलोनी निकल चुकी है अमेरिका, और दूसरी कॉलोनी भारत बड़ी कॉलोनी है, और वह किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि भारत जैसी कॉलोनी मेरे हाथ से निकल जाए। ओके, तो इसलिए 1857 की क्रांति के जस्ट पहले एक विद्रोह हुआ है। 1857 की क्रांति के जस्ट पहले एक विद्रोह हुआ है 1855-56 में, और यह संथाल विद्रोह है। और संथाल विद्रोह में सरकार को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि आखिर में क्या बात है भाई कि संथाल इतने सीधे साधे लोगों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह भी कोई ऐसा वैसा विद्रोह नहीं हुआ। लगभग 10,000 संथाल मारे गए, और संथाल विद्रोह के बाद तत्कालीन देखते हैं कि व्यवस्था किया सरकार ने, संथाल परगना एक्ट बनाया। संथालों की जो पुरानी व्यवस्था थी उसका जो अपना कल्चर था उसको बहाल कर दिया। आज भी संथाल परगना एक्ट है, और उस संथाल परगना एक्ट में देखते हैं कि नॉन सेलेबल जमीन रहता है। मैं उसी क्षेत्र का हूँ, झारखंड का मैं रहने वाला हूँ, देवघर डिस्ट्रिक्ट का, और हमारा जो क्षेत्र है वह संथाल परगना में पड़ता है। ठीक है, और उसके जस्ट बाद 1857 की क्रांति हो गई, और 1857 की क्रांति ऐसी नहीं है कि सफल नहीं हो सकती थी। सफल होने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, एक योजना चाहिए, रणनीति चाहिए। इसलिए आपकी भी अपनी रणनीति है। आप लोग एग्जामिनेशन के हीरो होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको तय करना है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर हमको बाद में लिखना है, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है। इसका हीरो आप हैं। मैं लाख आपको यहाँ पर ट्रेन कर दूँ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का हीरो आप हैं। आप वहाँ का एनवायरनमेंट देखते हुए खुद तय करते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन को मैं पहले लिख लूँ और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को मैं बाद में लिखूँ। ओके, तो इसी तरह 1857 की क्रांति के जस्ट पहले संथाल विद्रोह हो गया। संथाल विद्रोह में सरकार को सोचना पड़ गया, और इसके जस्ट बाद हो गया कौन, तो 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में देखा गया कि अगर भारतीय जो नेतृत्व थे, अगर एक बेहतर ढंग से प्लान बनाए होते, ठीक है, हो सकता वह सफल हो जाए, लेकिन बेहतर ढंग से प्लान बना नहीं। अब इस बेहतर ढंग से प्लान में आप लोग जैसे कि देखते हैं कि इसको पढ़े हुए हैं आप लोग, इसमें से देखते हैं कि सबसे पहले विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया। अब दिल्ली पर कब्जा किया, और यहाँ से ऐसा नहीं है कि जिस दिन यानी 10 मई को 10 मई 1857 को जिस दिन रिवोल्ट हुआ था यहाँ पर, उसी दिन ऐसा नहीं है कि अवध में हो गया। ठीक है, उसी दिन ऐसा नहीं है कि बिहार में हो गया, उसी दिन ऐसा नहीं है कि बंगाल में हो गया। हर एक क्षेत्र में अलग अलग समय में हुआ। लेकिन क्या होता अगर एक ही समय में सारे विद्रोही आपस में जुट जाते हैं, तब क्या होती, तब तो आज अंग्रेज रहता नहीं। इसलिए
इसमें देखते हैं कि आपका बीपीएससी का मेन जो है उसमें भी क्वेश्चन आता है कि इतिहासकारों का डिफरेंट टाइप का मत रहा, या हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, या मुसलमानों का रिएक्शन था, या सेना का रिएक्शन था, ठीक है, या फिर ईसाइयों के खिलाफ धर्मांधों का विद्रोह था। इस तरह से आप व्यूज देखते हैं। यहाँ 1857 की क्रांति के बाद सरकार ने काफ़ी मंथन किया, और मंथन करने के बाद 1858 का अधिनियम भी बनाया उसने। ओके, और 1858 का अधिनियम बनाकर लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया गया। ओके, इसलिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड अरीफर। ओके, इसलिए 1857 का अधिनियम बना, और 1857 के अधिनियम के बाद लॉर्ड कैनिंग को प्रमोट करके बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। ओके, यानी लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी है, और लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। तो गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर क्या रह जाएगा, क्योंकि आगे फिर हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, फिर देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर है। क्या अंतर है कि अभी यह जो गवर्नर जनरल है अभी शासित हो रहा है कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हो रहा है, लेकिन वायसराय का कद बड़ा हो गया। अब यह डायरेक्ट क्राउन से बात कर सकता है, ब्रिटिश सम्राट से बात कर सकता है, ठीक है। इसलिए जब 1947 में मेरा देश आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने के बाद अब यह जो कैनिंग है यह भारत का गवर्नर, अब जो लॉर्ड माउंटबेटन है वह भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब सीधे क्राउन से वह आदेश लेकर भारत में शासन नहीं कर रहा है, भारत में एक अंतरिम सरकार है, उस सरकार की सिफारिश पर उनको चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से हो गया कौन, तो गवर्नर जनरल हो गया। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग इसको, देखते हैं लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग के काल में क्या क्या हुआ, तो इसी के समय में अभी मैंने इतना आप लोगों को बताया भी कि इसके समय में क्या क्या हुई। तो इसके समय में 1857 की प्रसिद्ध क्रांति हुई, विद्रोह हुआ था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय। ओके, आंसर यहाँ आपको मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया, ठीक है। इसने 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगाया और आयात पर 10% निर्यात कर लगाया, ठीक है। यानी इनकम टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इनकम टैक्स की शुरुआत यहीं से हो गई, और निर्यात पर, ठीक है, आयकर लगाया, और आयात पर 10%, निर्यात पर 4% का कर निश्चित किया गया, जो आज के डेट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स आप लोग देखते हैं। इसके समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ, और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1773 के एक्ट के अधिनियम के द्वारा हुई थी,
और उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट चल नहीं पाई, उसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद छोटी छोटी न्यायालय की व्यवस्था कार्नवालिस के दौरान ही हुई, धीरे धीरे वह आगे बढ़ती रही। और सर्वप्रथम इस समय, इसके समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बना 1861, ठीक है। और इसके द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी जिस समय मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आ रही है, उसके पहले ही मेरे पास आ गया है क्या, उसके पहले ही मेरे पास हाई कोर्ट आ चुकी है। इसलिए 1859 ईस्वी में नागरिक विधि संहिता CPRC, ठीक है, जो आज के डेट में आप लोग देखते हैं कि मुद्दा बना हुआ है, अभी सरकार ने इसमें संशोधन किया है। CPRC में, IPC में संशोधन किया है, ठीक है। इसलिए नागरिक विधि संहिता, और इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो 1860 ईस्वी में मैकाले द्वारा तैयार किया गया IPC तथा 1861 में फौजदारी विधि संहिता CRPC, ये सभी बनाने का काम किया गया। इसलिए इसी के समय में, यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में नागरिक विधि संहिता, जिसको हम लोग कहते हैं CPRC हो गया, उसके बाद IPC हो गया, भारतीय दंड संहिता हो गया, और फौजदारी विधि संहिता CRPC का निर्माण इसी के समय में हुआ। 1856 में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कोलकाता, मुंबई एवं चेन्नई विश्वविद्यालय का गठन किया गया, स्थापना किया गया। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया, जिसको आज हम लोग जानते हैं क्या, कैग के नाम से जानते हैं, CAG के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी CAG की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन, तो CAG की स्थापना करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग। भारत शासन अधिनियम 1858 इसी के समय में पास हुआ, के तहत मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया, उसको रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, उसके बाद कोई भी मुगल सम्राट भारत में नहीं गया। कैनिंग द्वारा व्यापक सिद्धांत यानी राज विलय की जो डलहौजी की नीति थी, उसको समाप्त कर दी गई और कह दिया गया कि अब विस्तार भारत में नहीं होगा, जिसके पास जो क्षेत्र बच गया है हम उसको लौटा दें। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, इसके द्वारा दो काम किया गया। एक तो काम किया गया इसके द्वारा कि पोर्टफोलियो दिया गया भारत में। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभागों का बंटवारा होता है। जैसे आज के डेट में देखते हैं, अभी आप लोग देखते हैं कि 2024 में सरकार बनेगी, ठीक है, नया इलेक्शन होने वाला है। तो सरकार बनने के बाद देखा जाता है कि एक तो जो विधायक दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वह अपने विभागों का बंटवारा के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश करते हैं कि फलाने को फलाना फलाना मंत्रालय दिया जाए, ठीक है। तो इस समय में लॉर्ड कैनिंग को ही अधिकार दिया गया कि आप अपने काउंसिल के सदस्य को कौन कौन सा मंत्रालय देना चाहते हैं, डिपार्टमेंट देना चाहते हैं, आप उसको तय कर लीजिए और तय करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज दीजिए। वहाँ पर क्राउन का साइन हो जाएगा, उसके भारत में यह सभी पद उसको अलॉट हो जाएगा। उसी तरह इसमें अभी है हमारे यहाँ कि चुनाव के बाद पोर्टफोलियो का बंटवारा होता है। प्रधानमंत्री अपने अपने विभागों का बंटवारा करते हैं, बंटवारा करने के बाद राष्ट्रपति को दे दिया जाता है, राष्ट्रपति उस पर इनिशियल करते हैं और उनको वह विभाग मिल जाता है। ओके, इसलिए यह है पोर्टफोलियो। इसी के समय में एक और हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं ऑर्डिनेंस जानते हैं। इसको कहते हैं क्या, ऑर्डिनेंस कहते हैं, और हिंदी में इसी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, अध्यादेश के नाम से, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है 1, 2, 3 और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है 2, 1, 3, ठीक है। इसलिए मेरे यहाँ जो राष्ट्रपति और गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला वह कहाँ से लिया गया, तो 1861 के अधिनियम से लिया गया। ओके, कैनिंग ने 1861 में पुलिस विभाग का गठन किया,
भारतीय पुलिस अधिनियम 1862 भी इसी के समय में बनाया गया। बंगाल में इसी के समय में नील विद्रोह यानी स्वतंत्रता के बाद यह पहला विद्रोह है, 1859 में बना। इसी के काल में हुआ था, जिसके बाद नील आयोग का गठन किया गया। यहाँ से नील निकल गए और निकलने के बाद चले आए कहाँ, भारत में, ये चंपारण में चले आए। इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम में धारा 15 के तहत विधवाओं को विवाह का वैधानिक अधिकार मिला। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से हुआ था। ठीक है, इसलिए यह मामला आ चुका था किसके समय में, यह मामला आ चुका था डलहौजी के समय में ही, लेकिन पास किया किसने, तो कैनिंग ने पास किया। यूरोपीय सेना द्वारा 1859 ईस्वी में श्वेत विद्रोह भारत में किया गया, क्योंकि अब भारत में कुछ कुछ अधिकार दिया जा रहा था। किसको, यह अधिकार दिया जा रहा था यहाँ के लोगों को, इसलिए इसने इस व्यवस्था का विरोध कर दिया। ओके, इसके बाद लॉर्ड एल्गिन का समय आता है। फिर ये ब्रिटिश बंदोबस्ती व्यवस्था है, इसको मैं नेक्स्ट डे कराता हूँ। अभी आप लोग इतना देखिए और इतना देखिए और अच्छा से देखिए, ईमानदारी से देखिए, ठीक है। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप लोग इसे ईमानदारी से देखेंगे तो इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन आने ही आने हैं, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लॉर्ड कैनिंग से क्वेश्चन नहीं आए, यह सवाल ही नहीं उठता, 100% है कि क्वेश्चन आएगा। ओके, और आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।